नमस्ते। आज प्रस्तुत है भारत की खोज का छठवां भाग, जो है तो छठवां अध्याय ही, किंतु बहुत बड़ा था तो मुझे इसे बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि मैं रोज़ 10 मिनट का ही 10 या 11 मिनट का ही पढ़ती हूँ। तो हम आगे इसको पढ़ते हैं। ये वही चल रहा है, बीते हुए समय का वर्तमान से संबंध। तो नेहरू जी इसमें विज्ञान और धर्म और फिलॉसफी की, दर्शन की बातें कर रहे हैं। तो प्रेत विद्या, जिसके माध्यम से आत्माओं को बुलाने का दिखावा होता है, और इस प्रकार के और धंधे मुझे कुछ तर्कहीन लगते हैं। आध्यात्मिक बातों और जीवन के पश्चात के रहस्यों को जानने का यह एक अशिष्ट ढंग है। सामान्य रूप से यह इससे भी बुरी बात होती है, और कुछ ऐसे सीधे साधे लोगों की जो मस्तिष्क पर बल नहीं डालना चाहते या इस प्रकार शांति पाना चाहते हैं, भावुकता से लाभ उठाने की चेष्टा होती है। संभव है कि इन आध्यात्मिक व्यापारों में कुछ सत्यता का अंश हो, मैं इससे मना नहीं करता, किंतु जो मार्ग अपनाया जाता है वह मुझे आदि से अंत मिथ्या लगता है, और इधर उधर के टुकड़ों को प्रमाण के रूप में जोड़कर जो परिणाम निकाला जाता है वह उचित नहीं होता है। प्रायः जब मैं इस संसार को देखता हूँ तो मुझे रहस्यों का, अनजानी गहराइयों का आभास मिलता है। जहाँ तक हो सके इन्हें समझने की प्रेरणा मुझ में उत्पन्न होती है, और यही नहीं, यह प्रेरणा भी होती है कि इनसे तन्मय होकर इनकी पूर्णता का अनुभव करूं। किंतु इन्हें जान सकने का ढंग मेरी समझ में विज्ञान का ही ढंग हो सकता है, अर्थात वह जिसमें वस्तुओं की जांच तटस्थ होकर की जाती है। इस प्रकार मैं मानता हूँ कि पूरी तटस्थता संभव नहीं है, किंतु यदि आत्मगत अंश बचाया नहीं जा सकता तो जहाँ तक हो सके उसका वैज्ञानिक ढंग से आना ठीक है। रहस्यमय क्या है यह मुझे नहीं पता। मैं उसे ईश्वर नहीं कहता, क्योंकि ईश्वर का अर्थ बहुत कुछ इस प्रकार का लगाया जाता है जिसमें मुझे विश्वास नहीं। मैं स्वयं को इस बात के अयोग्य पाता हूँ कि किसी देवता या अनजानी महान शक्ति की कल्पना साकार रूप में करूँ, और जब बहुत से लोग निरंतर ऐसा करते हुए दिखाई देते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। एक व्यक्ति के आकार में ईश्वर का विचार मुझे बड़ा अटपटा लगता है। बौद्धिक रूप से मैं कुछ सीमा तक एक ईश्वरवाद के विचार को समझ सकता हूँ, और यद्यपि मैं इस बात को अधिकारपूर्वक नहीं कहता कि मैं वेदांत के अद्वैत मत की सभी सूक्ष्मताओं और गहराइयों को जानता हूँ, फिर भी मेरा उसकी ओर खिंचाव रहा है। मैं मानता हूँ कि बौद्धिक जानकारी इस प्रकार की बातों में हमें दूर तक नहीं ले जाती। साथ ही वेदांत और इसके जैसे और मार्ग अनंत की अनिश्चित और गोल बातों से मुझे डरा देते हैं। प्रकृति की विविधता और भरा पूरापन मुझ में उत्साह पैदा करते हैं, और उनसे मुझे आत्मिक शांति भी मिलती है। और मैं विचार करता हूँ कि पुराने भारत के लोगों या यूनानियों में मैं घुल मिल सकता था। अतिरिक्त इसके कि देवताओं की कल्पना जो उनके साथ जुड़ी हुई है वह मेरे अनुकूल नहीं होती। यह बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती है कि जीवन की ओर हमारी प्रवृत्ति का किसी न किसी प्रकार का नैतिक या प्राचीन आधार होना चाहिए। हाँ, तर्क से इसका समर्थन करना मेरे लिए कठिन होगा। गांधी जी सही साधनों पर जो बल देते हैं उनकी ओर मेरा खिंचाव रहा है, और मेरा विचार है कि हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए गांधी जी की यह सबसे बड़ी देन है। यह विचार नया तो नहीं है, किंतु एक नैतिक सिद्धांत का सार्वजनिक कामों के लिए इतने बड़े स्तर पर बरता जाना वास्तव में एक अनूठी बात है। इस मार्ग में बड़ी कठिनाइयां हैं, और संभवतः उद्देश्य और साधन एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते, अपितु दोनों मिलकर एक समूची वस्तु बनते हैं। एक ऐसे संसार में जहाँ प्रायः केवल उद्देश्यों का विचार किया जाता है और साधनों को अनदेखा किया जाता है, साधनों पर इतना बल देना अनोखी और साथ ही ध्यान देने वाली बात है। भारत में इसका प्रयोग कहाँ तक सफल रहा है मैं नहीं कह सकता, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने बहुत बड़ी संख्या में लोगों पर गहरा और सफल रहने वाला प्रभाव डाला है। मार्क्स और लेनिन की रचनाओं के अध्ययन का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा,
और उसने इतिहास और वर्तमान समय के विषयों को एक नई रोशनी में देखने में बड़ी सहायता पहुंचाई। इतिहास और समाज के विकास के लंबे क्रम में एक अर्थ और आपस का संबंध जान पड़ा और भविष्य का धुंधलापन कुछ अल्प हो गया। सोवियत यूनियन में जो कार्य किए गए वे कुछ कम बड़े नहीं थे। कुछ बातें वहाँ अवश्य ऐसी दिखाई दी जिन्हें मैं नहीं चाहता था या समझ नहीं पाता था, और मुझे ऐसा पता लगा कि इसका संबंध सामाजिक बातों से लाभ उठाने के या केवल शक्ति के बल पर उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयास से है। किंतु ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर भी और इतना होने पर भी इस बात के प्रारंभिक मानवीय भावों के तोड़ मरोड़ की संभावना थी, इसमें मुझे संदेह नहीं रहा है कि सोवियत क्रांति ने हमारे समाज को बल्लियों आगे बढ़ाया है और एक ऐसी चमकीली ज्योति उत्पन्न की है जिसे दबाकर बुझाया नहीं जा सकता, और यह कि इसने एक नई सभ्यता की जिसकी ओर विश्व का विकास करना आवश्यक है नींव डाली है। मैं इस प्रकार के व्यक्तिवाद और वैयक्तिक स्वतंत्रता में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूँ और बहुत अधिक प्रतिबंधों को नहीं चाह सकता। फिर भी मुझे स्पष्ट सी बात लगी कि एक पेचीदा सामाजिक संगठन से वैयक्तिक स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है। संभवतः सच्ची वैयक्तिक स्वतंत्रता के पक्ष में यह आवश्यक है कि समाज के क्षेत्र में कुछ इस प्रकार की सीमाएं बनाई जाए। एक बड़ी स्वतंत्रता के लिए छोटी स्वतंत्रताओं पर रोक लगाने की आवश्यकता पड़ती है। मार्क्सवाद के दार्शनिक दृष्टिकोण में बहुत कुछ ऐसा है जिसे मैं बिना कठिनाई के मान सकता हूँ। उसमें बताई गई जड़ और चेतन की एकता या अद्वैत को जड़ की गतिशीलता को विकास क्रम से या सहसा उपस्थित होने वाले निरंतर परिवर्तन के द्वंद्व को और क्रिया और प्रतिक्रिया, कारण और उत्पत्ति, विरोध और समन्वय के माध्यम से होने वाले द्वंद्व को। फिर भी इससे मेरी पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं हुई है। न इसने उन सब बातों का समाधान प्रस्तुत किया जो मेरे मस्तिष्क में थी, और मेरे मस्तिष्क में एक अस्पष्ट आदर्शवादी मार्ग मानो अनजाने में दिखाई पड़ने लगा। यह मार्ग कुछ वेदांत के मार्ग जैसा था। जड़ और चेतन के भेद का ही यह विषय नहीं था, अपितु ऐसी वस्तु थी जो मस्तिष्क से दूर थी। फिर एक नैतिक पृष्ठभूमि का भी प्रश्न था। मैंने यह भी समझा कि नीति का मार्ग एक बदलता हुआ मार्ग है और यह विकास पाते हुए मस्तिष्क और विकास करती हुई सभ्यता पर निर्भर करता है। यह युग मानसिक अवस्था का परिणाम है, किंतु इसमें कुछ और बातें भी थी, अर्थात कुछ आधारिक प्रेरणाएं जो दोनों की अपेक्षा अधिक दृढ़ थी। मैं कम्युनिस्टों और दूसरों के व्यवहार में उनके कामों और इन आधारिक प्रेरणाओं या सिद्धांतों के बीच जो अलगाव देखता था उसे नहीं चाहता था। इसलिए मेरे मस्तिष्क में कुछ ऐसा गड्ढमड्ढ हो गया कि मैं उसे बुद्धि द्वारा स्पष्ट नहीं कर पाता था। एक आम प्रवृत्ति यह थी कि इन आधारिक प्रश्नों पर जो अपनी पहुंच के बाहर के लगते हैं सोचा विचारा ना जाए, अपितु जीवन के उन प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए जो हमारे सामने आते हैं और उनके बारे में क्या और किस प्रकार करना चाहिए यह सोचा जाए। अंत में वास्तविकता जो भी हो उसे पूरी तरह या अंशों में हम प्राप्त कर सकें या नहीं, यह बात निश्चित है कि मनुष्य के ज्ञान को, चाहे वह आत्मगत ही क्यों न हो, बढ़ाने की और मानवीय रहन सहन और सामाजिक संगठन को सुधारने और उसे आगे बढ़ाने की बड़ी संभावना फिर भी रह जाती है। बीते समय के लोगों में और किसी सीमा तक वर्तमान समय के लोगों में भी विश्व की पहेली का उत्तर ढूंढ निकालने में लगे रहने की प्रवृत्ति रही है। यह उन्हें आजकल के व्यक्तिगत और सामाजिक विषयों से अलग ले जाती है, और जब वे इस पहेली का समाधान नहीं पाते तब मायूस हो जाते और या तो हाथ पर हाथ रख के बैठे रहते हैं या बहुत छोटी छोटी बातों में अपना समय व्यर्थ करते हैं, या फिर किसी हठवादी मत में सम्मिलित होकर अपनी संतुष्टि करते हैं। सामाजिक बुराइयों को जो अधिकतर निश्चय ही दूर की जा सकती हैं, पुराने पाप का परिणाम बताया जाता है, या इस प्रकार कहा जाता है कि मानव की प्रकृति या समाज का संगठन ही ऐसे हैं कि उन्हें बदला नहीं जा सकता, या भारत में इन्हें पूर्व जन्म के कर्मों पर मढ़ दिया जाता है। इस प्रकार व्यक्ति बुद्धि और वैज्ञानिक ढंग से विचार करने से दूर रहा। यह अविवेक, अंधविश्वास, अनुचित हठ और सामाजिक व्यवहार की शरण लेता है।
यह सही है कि बुद्धि और वैज्ञानिक विचार भी सदैव वहाँ तक नहीं पहुँचाते जहाँ तक हम जाना चाहेंगे। घटनाओं के मूल में न जाने कितने कारण और संबंध हुआ करते हैं और उन सबको समझ पाना संभव नहीं है। फिर भी उनके पीछे जो मुख्य मुख्य शक्तियाँ काम करती हैं उन्हें हम चुन सकते हैं और बाहरी भौतिक तथ्य पर ध्यान देकर और प्रयोग तथा व्यवहार के माध्यम से करते हुए त्रुटि करते हुए टटोल कर ज्ञान और सच्चाई का मार्ग पा सकते हैं। अब हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शेष मैं अगले अध्याय में पढ़ूंगी।